मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी बन गई है कि कोई मरता है मरे, जीता है जिए, सरकार को उससे कोई सरोकार ही नहीं है। जब गंभीर घटनाएं कानून व्यवस्था की दृष्टि से हम देखते हैं तो सरकार की ओर से हर बार एक ही बात कही जाती है कि ये घटनाएं आम घटनाएं हैं, आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं। सरकार बनने के बाद आपने इस बात को देखा होगा कि चंबा में एक घटना घटित हुई थी, मनोहर हत्याकांड। हमने कहा कि ये घटना अपने तरह की अलग घटना है और ऐसी घटना घटित होने के पश्चात ये सरकार के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। आपको मालूम है कि मनोहर के 8 टुकड़े कर दिए थे शरीर के काट करके, उसके बाद उनको फेंक दिया गया था। लेकिन सरकार ने इस बात को लेकर के कि हमने उसमें कार्रवाई करके जो है गिरफ्तारी कर दी है। हम मान लिए कि गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इन घटनाओं का इंपैक्ट ये होता है कि जब कोई कार्रवाई इस प्रकार की होती है, रूटीन की होती है, तो दूसरे जो अपराधी लोग होते हैं उनको उनका हौसला टूटता नहीं है, उनका हौसला मजबूत होगा। उनको लगता है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी होने के बाद जो है वो मामला चलता रहेगा और आखिरकार बाद में छूट जाएंगे। तो जिस प्रकार से सरकार की संवेदनहीनता का एक क्रम जो है वहां से शुरुआत हुआ, तो वो अभी तक भी थमा नहीं। मित्रों, आज मैं बहुत ही दुख के साथ आप सबके सामने उस घटना का जिक्र कर रहा हूं जो घटना पिछले कल मंडी जिला के अंतर्गत सरकाघाट में घटित हुई। 19 वर्ष की एक बेटी जो सेकंड ईयर की कॉलेज में स्टूडेंट थी, सुबह उठ करके कॉलेज के लिए निकलती है और एक व्यक्ति उसका पीछा करते हुए उस पर धारदार हथियार से हमला करते हैं। बेटी की गर्दन लगभग शरीर से अलग हो गई, बाजू कट गया और इसके अलावा और भी शरीर पर गंभीर चोटें उसमें लगी और बिटिया की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस घटना ने पूरे हिमाचल प्रदेश को एक तरह से दहला दिया है और जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया, जो आरोपी है, उसको गांव के लोगों ने वहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर पकड़ा है। और वो भी जब पकड़ा तो मालूम पड़ा कि नशे की आदत उस नौजवान को थी और इस प्रकार का उसका परिवार का जो कहना था कि नशा करता था, सुनता नहीं था, ऐसी बातों का जिक्र आता है उसमें। लेकिन कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब है कि प्रश्न पैदा हो रहा है कि क्या इस हत्या के पीछे नशे का
सेवन करने वाला वो आरोपी वही दोषी है या इसमें और बहुत सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कोई और व्यक्ति उस व्यक्ति का इस्तेमाल करके इस हत्या को अंजाम दिए हुए हैं? यह तो सारी चीजों को लेकर के जांच के विषय हैं, उस पर मैं अभी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं जब तक जांच मुकम्मल नहीं होती है। लेकिन कई तरह की बातें इस घटना के पश्चात लोगों में चर्चा के रूप में है। इस घटना ने पूरे हिमाचल प्रदेश को दहला दिया है। मैं व्यक्तिगत रूप से उस बेटी के पिता को मिला, परिवार के और सदस्यों को भी मिला जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी उनकी सरकाघाट से नेचरोग मेडिकल कॉलेज में लाई गई थी। हम काफी देर तक उनके साथ बैठे और काफी देर तक बैठने के पश्चात पिताजी तो बहुत सदमे में थे और बहुत पीड़ा में थे। प्राइवेट एक ट्रक के चालक के रूप में वो काम करते हैं, उससे पालन पोषण करते हैं, परिवार का गरीब परिवार है। और उस सारी घटना के बारे में पिताजी जब जिस प्रकार से बता रहे थे कि उससे पहले उनके ही परिवार में उनकी बातचीत हुई। सुबह कुछ पैसे मुझे ट्रांसफर करने थे अकाउंट में, वो पैसे भी डाले, लेकिन बाद में इस प्रकार का जब संपर्क करने की कोशिश की तो मालूम पड़ा कि बेटी सिया नहीं रही। और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या घटित हुआ, ना कोई बोल पा रहा था कि मार दिया, बिटिया को मार दिया, सिया को मार दिया। तो ऐसा करके परिवार के लोगों ने वहां पर उनको जानकारी दी। निश्चित रूप से ये इस प्रकार की घटना से पूरा हिमाचल प्रदेश जो है वो एक दहशत के एक माहौल में है। अब नशे की अगर हम बात कहें तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब मालूम था कि वो व्यक्ति नशा करता है, नशे की आदत उसको पड़ गई है, तो अभी तक ये जो नशे का अभियान चला है, जहां बड़े बड़े मैराथन किए जा रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स किए जा रहे हैं, बड़े बड़े वॉकथॉन किए जा रहे हैं, बैंड बाजे बजाए जा रहे हैं, उसका अभिप्राय क्या है? एक तरफ से लगातार सरकार की ओर से कहा जा रहा कि हम नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए हम सफल हो रहे हैं, लेकिन घटनाओं का दौर तो देखिए। मुख्यमंत्री स्वयं अपने आप कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो हमने स्क्रीनिंग की है उसमें जो पंचायत के स्तर पर उसमें 25,000 बच्चे चिन्हित हुए हैं जो नशे का सेवन करते हैं। यह आंकड़ा हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर आपने चिन्हित कर दिए तो उसके बाद आप आगे कार्रवाई क्या कर रहे हैं, उस पर उसका समाधान क्या कर रहे हैं? मात्र चिन्हित करने से नशे पर आप विराम नहीं लगा सकते हैं, नशे पर रोकथाम नहीं कर सकते। और मैं तो इस सारी चीज को लेकर के संवेदनहीनता सरकार की किस कदर की है कि इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन ना मुख्यमंत्री ना उप मुख्यमंत्री, जो खासतौर से कांग्रेस पार्टी में जो वर्तमान में कोई नौजवान मंत्री हैं जो सोशल मीडिया में हर बात को डालते हैं, कहीं जिक्र तक नहीं है, संवेदनाएं तक व्यक्त नहीं की गई कि एक बिटिया 19 साल की नौजवान बिटिया का सर धड़ से अलग कर दिया कातिल ने। परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त किए, इसकी भी आवश्यकता महसूस नहीं की गई। आप कल्पना कर सकते हैं
और मुझे मालूम है कि इस सारी घटना के बाद जब मैं यहां पर बोल रहा हूं तो मुख्यमंत्री जी का जवाब आएगा कि आपके समय में भी ऐसा होता था, कई जगह ऐसी बातों का जिक्र करेंगे। वो ऐसा होता था या नहीं होता था, लेकिन एक दौर तो ऐसा आना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं आंकड़ों का मैं जिक्र करूं, जब मेरे पिताजी से उनके बात हो रही थी, मैं थोड़ा सा उस पर भी जाऊं। अगर मैं, वो कह रहे थे, वहां पर बैठे बैठे बातचीत कर रहे थे कि वहां बस आती थी, लेकिन पिछले लंबे समय से सड़क खराब होने की वजह से जो बिटिया घर के आंगन के करीब से वहां से बस में बैठती थी, अब उनको वहां से जो है 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल जा करके बस पकड़ने के लिए जाना पड़ता। अगर बस आती वहां तो घटना शायद घटित नहीं होती। ये उनका भाव था, मैं व्यक्त कर रहा हूं आपको। बसें तो मुझे मालूम नहीं कितनी बंद की हैं हिमाचल प्रदेश में। उन सारी चीजों को लेकर के मुझे आज ज्यादा नहीं कहना है। अगर हम इस बात को देखें हिमाचल प्रदेश में कि सरकार कानून व्यवस्था की दृष्टि से कितनी बातों को गंभीरता से ले रही है, ये विधानसभा के रिप्लाई हैं जिन बातों का मैं, जिन आंकड़ों का मैं यहां जिक्र करने जा रहा हूं। 3 वर्षों में जो एनडीपीएस के जो केसेस हैं उनकी संख्या जो है वो 6246 है, और जिसमें 5630 जो है वो चालान कटे हुए हैं, और उसके बाद 57 जो है वो अनट्रेसेबल है। हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए कितना बड़ा आंकड़ा ये बढ़ गया है। ओवरडोज के कारण जो जिन लोगों की मृत्यु हुई उनका नंबर 66 पहुंच गया है। 66 लोगों की नशे के ओवरडोज के कारण उनकी मृत्यु हुई है। अगर हत्याओं का हम आंकड़ा का जिक्र करेंगे, 239 हत्याएं हिमाचल प्रदेश में 3 वर्षों में हुई है। अगर बलात्कार की घटनाओं का हम जिक्र करें तो 1011 है बलात्कार की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में घटित हुई है। चोरी की घटनाएं 3032 हैं, डकैती की 9 हैं। और इस प्रकार से अगर हम देखें कुल मिलाकर के पिछले 3.5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में जो क्राइम लगातार बढ़ा है और बहुत तेजी से बढ़ा है। और इसमें खासतौर से अगर मैं बात करूं क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जहां ये 2022 में लगभग 1600 के करीब था, और बढ़ करके 2025 में ये 1850 से भी ज्यादा हो गया है। ये भी आंकड़ा मैं आपको बताऊं कि महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम का दर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। ये भी एक चिंता का विषय हिमाचल प्रदेश के लिए है। आपने इस बात को भी देखा होगा, अगर मैं महिलाओं की इन घटनाओं का अगर मैं जिक्र करूं तो घटनाओं का क्रम बहुत लंबा चौड़ा है। ये 31 मार्च को जयसिंहपुर में एक महिला का गला रेत करके जो है उसकी हत्या कर दी गई। 17 फरवरी को कांगड़ा के डाडा सेबा में मिड डे मील वर्कर को सुलोचना देवी के जो है दराट से काट करके उसकी हत्या कर दी गई। मासूम बच्ची के साथ बिलासपुर में रेप की घटना। 13 फरवरी को मंडी में एक महिला के ऊपर पेट्रोल डाल करके उसकी हत्या कर दी गई। 9 फरवरी को बिलासपुर में कोशरिया में
महिला की हत्या करके उसको सेफ्टी टैंक में छुपाया गया। 31 जनवरी को कसौली में महिला की धारदार हथियार द्वारा हत्या की गई। 18 दिसंबर को महिला की हत्या नैना देवी में हुई, जंगलों में उसका शव फेंका गया। 25 नवंबर को जो है हमीरपुर में एक विवाद में महिला की हत्या हुई। 21 नवंबर को सोलन में दार्जिलिंग के एक युवक ने महिला की हत्या कर दी। सतारह नवंबर को महिला को तेजाब से नहलाकर उसकी हत्या कर दी। उसकी भी मृत्यु हुई बाद में मंडी में। और इसी तरह से सरकाघाट की एक और घटना है कि महिला को कालिख लगा करके उसको घुमाया गया था मुंह पर। 9 नवंबर हमीरपुर में बेटे की उम्र के एक युवक द्वारा महिला की हत्या कर दी गई। 26 अक्टूबर को मनाली में महिला का गला रेत करके उसकी हत्या कर दी गई। 25 अक्टूबर चंबा में सलूनी में काम करने वाले युवक ने छात्रा को चाकू मारा। 24 सितंबर शादी के दिन पहले यहां पर भी एक गर्भवती युवती की हत्या कर दी गई। 17 सितंबर को हमीरपुर में बेटे द्वारा मां की हत्या कर दी गई। 20 अगस्त 2025 को चंबा के चुवाड़ी में महिला की हत्या करके जो है नग्न उसका जो है शव जो है स्कूल में फेंका गया। 19 अगस्त को रामपुर में महिला की हत्या हो गई। और उसके बाद बंजार में गैंगरेप के बाद एक महिला की हत्या हुई। इस प्रकार से कितनी घटनाओं का हम जिक्र करें। उन्होंने एक युवती की हत्या करके उसका शव जो है आपत्तिजनक अवस्था में जमीन में दफना दिया गया। 24 अक्टूबर 2024 को पालमपुर के बस स्टैंड में एक युवती को दिन दिहाड़े जो है वो तेज धारदार हथियार से घायल कर दिया, गंभीर रूप से घायल कर दिया। 24 जनवरी 2023 को उन्ना के अंब में लावारिस महिला का शव मिला। सुलह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला का गला रेत करके 3 दिन बाद उसकी लाश मिली। वहां पर मैं खुद भी गया था उस परिवार से मिलने के लिए। तो कुल मिलाकर के ये घटनाओं का क्रम, ये तो मैं महिलाओं का जिक्र कर रहा हूं, जो महिलाओं के खिलाफ जिस प्रकार से ये क्राइम का दौर जिस प्रकार से बढ़ गया है, ये सचमुच में हम हिमाचल वासियों के लिए चिंता का विषय है। और इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह कि सरकार को किसी चीज से लेना देना ही नहीं रह गया, क्योंकि मुख्यमंत्री सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं। जो एडवाइजर्स रखे गए हैं तथ्यहीन फैक्ट्स उनको देते हैं जिस पर उनको आनंद आता है बयानबाजी करने का। प्रदेश की स्थिति, चाहे वो आर्थिक रूप से है, चाहे वो सामाजिक रूप से है, किस प्रकार से सारी चीज से कोई लेना देना मुख्यमंत्री को है नहीं। और उसमें सबसे बड़ी वजह एक मुझे और भी लगती है, और वो वजह यह है कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में अधिकारियों ने तांडव मचा करके रखा हुआ है, उंगली पर सरकार को नचा रहे हैं। मंत्रियों की कमियां अधिकारियों के पास, अधिकारियों की कमियां मंत्रियों के पास, मुख्यमंत्री की कमियां अधिकारियों के पास,
और अधिकारियों की कमियां मुख्यमंत्री के पास कुल मिलाकर के तुम इस पर बात नहीं करोगे, हम इस पर बात नहीं करके करेंगे। और यह स्थिति आपको बताऊं कि जब प्रशासन के प्रमुख अधिकारी जब दिख रहा है कि वो गलत कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कानून नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री कुछ करने की स्थिति में नहीं है, इससे बहुत सहज रूप से समझ आता है कि मुख्यमंत्री अब बेवश हो गए हैं। उनकी स्थिति ना कुछ कहने लायक रह गई है, ना मुख्यमंत्री की स्थिति कुछ करने लायक रह गई है। प्रशासनिक अधिकारी रील बनाने में व्यस्त है, और उसमें मुझे इस बात को लेकर हैरानी होती है कि पुलिस के अधिकारी भी शिमला के आपके मॉल रोड और रिज पर रील बन रही है अधिकारियों की। किस काम के लिए अधिकारी हैं, किस काम में वो लग गए हैं, यह सचमुच में तमाशा ही बन गया है पूरा हिमाचल प्रदेश में। इस सरकार के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर व्यवस्था पतन का यह दौर इस हद तक जाएगा, यह हमने कल्पना नहीं की थी। हमें समझ में आता है कि प्रदेश आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है, तो काम नहीं हो पाएगा। तो मुख्यमंत्री का यह है कि हर रोज अपने एडवाइजर्स को बुला करके अब क्या बोलना है, आज मुझे जयराम के खिलाफ क्या बोलना है, मोदी जी के खिलाफ क्या बोलना है, तो वो उनको टिप्पणियां बना करके देते हैं, उन्हीं बातों को लेकर के कहते हैं। मुख्यमंत्री जी 3.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया। अब हिमाचल प्रदेश में लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आप 3.5 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के बाद क्या कर रहे हैं। लोग आपसे यह नहीं पूछ रहे हैं कि जयराम ठाकुर ने क्या किया। लोग ये जानने के लिए भी इच्छुक नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, पूर्व की सरकार जयराम ठाकुर की सरकार ने क्या किया। लोग जानना चाह रहे हैं कि आपने क्या किया। इसका कोई जवाब है आपके पास? और हिमाचल के इतिहास में सचमुच में हमको इस बात को लेकर के दुख है कि एक संवैधानिक दायित्व पर व्यक्ति होते हुए भी जिस कदर झूठ बोलते हैं और हर रोज झूठ बोलते हैं, उनको यही लगता है कि बार बार झूठ जो बोला जाता है लोग उसको बाद में फिर सत्य मानने लग जाएंगे। आपकी फजीयत हो रही है, हर बात को लेकर के फजीयत हो रही है, हर बात पर जो है लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। इस बात को शायद आपके एडवाइजर आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि एडवाइजर, मुझे मालूम है कि आज मैं यहां पर पत्रकार वार्ता कर रहा हूं, इसके कुछ मिनट के बाद या कुछ घंटे के बाद एडवाइजर महोदय जी प्रकट हो जाएंगे और प्रकट होकर के फिर वो अनाप शनाप बोलना शुरू कर देंगे। मुख्यमंत्री जी बोले समझ में आता है, लेकिन जो तनख्वाह पर रखे हैं वो राजनीतिक टिप्पणियां करें। आज तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पॉलिटिकल एडवाइजर सलाह देने के लिए होता था, लेकिन कोई ये मीडिया एडवाइजर सलाह देने के लिए होते थे, वो भाषण देने के लिए या इस बात के लिए नहीं होते थे कि वो पॉलिटिकल टिप्पणियां करने के लिए नहीं होते थे। लेकिन ठीक है, उनकी बचपन की दोस्ती है। जब मुख्यमंत्री ठेकेदार थे तो उस वक्त ठेकेदारी में साथ थे, तो ठेकेदारी से ही सारा काम चल रहा है चारों तरफ, चाहे वो पॉलिटिकल एडवाइजर है, चाहे वो उनके मीडिया एडवाइजर हैं। जब मुख्यमंत्री अपने आप ठेकेदार थे तो वो भी ठेकेदार थे, वो सारे मिलकर के, क्योंकि एक दूसरे की नजदीकियां इस कदर हैं कि अंदर तक बातें जानते हैं। तो इसलिए मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना, क्योंकि मैं व्यक्तिगत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हल्की फुल्की मैंने टिप्पणी इसलिए जरूरी की कि उनको भी एहसास होना चाहिए कि हमें भी जानकारी सारी है। कुल मिलाकर के मित्रों, मैं आप सबके बीच में यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। मुख्यमंत्री का सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है कि मैं जैसे कैसे अपना कार्यकाल पूरा करूं, अपनी कुर्सी सिर्फ बचाने के लिए, सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए, इसके सिवाय कोई लेना देना नहीं है। और सचमुच में यह हम सब के लिए, पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए चिंता का विषय बना है
कि आज एक बेटी 19 वर्ष की सिया की गर्दन काट दी गई, सिर धड़ से अलग कर दिया गया, और उसके बावजूद भी सरकार के पास संवेदना के 2 शब्द तक नहीं निकल पाए। पूरे दिन भर, सुबह की घटना है, रात तक नहीं निकल पाए। तो सरकार की संवेदनहीनता पूरे प्रदेश के लोगों ने अच्छी तरह से समझ ली है। हम इस सारे मामले को लेकर के सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि इस मामले में जांच हो। ठीक है, दोषी पकड़ा गया है, और दोषी पकड़ने में भी अगर भूमिका रही है वो गांव के लोगों की रही है। सबसे पहले उन्होंने ही पकड़ा है, लेकिन पकड़ा गया, यह संतोष की बात है। और इसमें सारी कड़ियां निकलनी चाहिए, कौन इसके पीछे है। अगर वो व्यक्ति नशे का सेवन करता था तो क्या सरकार के संज्ञान में नहीं था कि नशे के सेवन करने के साथ साथ ऐसा इस तरह का व्यक्ति इस तरह के अपराध को अंजाम दे सकता है। उस संदर्भ में न जाने हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के कितने लोग हैं आने वाले समय में जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे, उसके बारे में सरकार स्पष्ट करे। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। और हमारी संवेदनाएं उस बेटी के साथ, उस बेटी के परिवार के साथ, उनके पिताजी से मिलना हुआ, उनके परिवार के और सदस्यों से पिछले कल जब पोस्टमार्टम था तो उस वक्त मिलना हुआ, तो शब्द हमसे नहीं निकल पा रहे थे। वो पीड़ा का दौर ऐसा था। बहुत ब्रिलियंट लड़की, और पिता बहुत भावुक थे, बहुत चिंता में भी थे, लेकिन एक ही बात उनके मुंह से बार बार निकल रही थी कि कुछ करो। आपसे हमको उम्मीद है, इस प्रकार की बात कह रहे थे, और सरकार के सामने बात रखो। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो उनने जो बात कही है उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यही कही उनने कि बेटी का कोई किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, वो अपने काम से काम रखती थी। इसके पीछे कौन है? क्या कोई ऐसा आदमी तो नहीं है जिसने इस घटना को अंजाम देने के लिए एक नशे में लिप्त व्यक्ति को इस्तेमाल किया हो? वो तो दोषी है, वो तो है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे असली दोषी कोई और है। ये सारी बात पिताजी के माध्यम से मुझे लगा कि जो हम तक पहुंची थी पिछले कल, उसको मैं आप सबके साथ साझा करूं। इसलिए आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबके सामने में उपस्थित रहा। धन्यवाद। इस पर सर मुख्यमंत्री से जब सवाल किया गया, उन्होंने कहा है कि हमने जो अक्यूज है उसको अरेस्ट कर दिया है, व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि विपक्ष इसमें राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। दूसरा जो आपने इनपुट दिया है कि कुछ और भी इसके पीछे हो सकता है, क्या आपके पास कोई इनपुट है जो आप पुलिस से साझा करेंगे? और तीसरा जो आपने ब्यूरोक्रेसी पे कहा है कि सरकार ब्यूरोक्रेसी की उंगली के इशारों पे चल रही है, आर दे डूइंग इट फॉर देयर ओन डीड्स? पहली बात तो यह है कि क्या मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि घटनाओं का दौर ऐसा चलता रहे, हम कुछ ना बोले? हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, जिम्मेवार नागरिक हैं। गलत होता है तो निश्चित रूप से हम उस पर अपनी बात कहेंगे। इस बात को उनको मान करके चलना चाहिए। इस बात को इस तरह से देखने की आवश्यकता नहीं है कि हम विपक्ष में हैं तो विपक्ष के लोग सिर्फ विपक्ष राजनीतिक दृष्टि से ही बोलते हैं। इसमें मानवीय दृष्टिकोण भी है। मुख्यमंत्री जी, आप में वो मानवीय दृष्टिकोण समाप्त हो गया है। जब आप संवेदना के एक शब्द तक, छोटी छोटी बातों को लेकर के आप स्टेटमेंट के लिए माइक लेकर के खड़े हो जाते हैं, आपके एडवाइजर खड़े हो जाते हैं, आपके मंत्री जो है वो सुबह से शाम तो 10-10 पोस्टर डालते हैं, लेकिन एक बेटी की जिंदगी चले गई, आपसे संवेदना के 2 शब्द भी उस परिवार के लिए नहीं निकले। इस पर जवाब दें। और जो दूसरी बात अधिकारियों की जिक्र कर रहे हैं
अधिकारियों का आप देख रहे हैं, अब मैं देख रहा हूं कि टिप्पणियां अधिकारियों की, चार चीफ सेक्रेटरी के टिप्पणियां आपकी कार्यप्रणाली पर आ रही है। उस पर आपका क्या कहना है? क्या वजह है कि आप उन अधिकारियों के खिलाफ, जिनकी वजह से आपकी फजीहत हो रही है, सरकार की फजीहत हो रही है, उसके बावजूद भी आप उनको ढोए जा रहे हैं? कोई व्यवस्था होगी, आप बता दीजिए। आप नहीं बता सकते तो हमें मालूम पड़ रहा हो कि कुछ वजहें ऐसी हैं जिनका जिक्र ना आप कर सकते ना वो कर सकते हैं। अगर अधिकारी इस तरह से आपके लगाम उन पर है ही नहीं, तो इसका मतलब है कुछ तो कमजोरी होगी। हमने भी हिमाचल प्रदेश में सरकार चलाई 5 वर्ष, जो अधिकारी हमको लग रहे थे कि भी थोड़ा वो इनको लगाम लगाने की आवश्यकता है, लगाने के बाद हमको लगा कि भाई अब लगाम नहीं, अब तो कसने की आवश्यकता है, तो हमने कसी और उसके बाद उनको दायित्व से मुक्त किया है। हमने चीफ सेक्रेटरी भी हटाए, हमने और भी अधिकारी दायित्व मुक्त किया, और जिन अधिकारियों के ऊपर इस प्रकार की बातें, तो हमने उनसे फासला रखा। वो आपके आजकल सबके सब जो है वो चारों तरफ घेरे बैठे हुए हैं। क्या वजह है? ये प्रश्न पूरा प्रदेश की जनता जानना चाहती है। और जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, आपकी सरकार के ऊपर लग रहे हैं, वो बहुत गंभीर हैं। आज आप सत्ता में हैं, आप छुपाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में दौर आएगा, वो सारे के सारे पर्दे उठेंगे, और जब जांच का दौर शुरू होगा तो मालूम पड़ेगा। क्या मुख्यमंत्री ब्लैकमेल तो नहीं हो रहे अधिकारियों से? मुझे पूरा लगता है कि ब्लैकमेल ही हो रहा है, इसके सिवा कोई और कोई शब्द है नहीं। मुझे लगता है यही उचित शब्द लग रहा है आज की तारीख। भाजपा ब्यूरोक्रेसी पर हमेशा सवाल खड़े करती है। राजेंद्र राणा है आपकी पार्टी के नेता, उन्होंने कहा कि बेनामी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से जुड़े कुछ लोगों के नाम भी उन्होंने लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं और मुख्यमंत्री से जुड़े मिनिस्टर्स हैं जिनकी बेनामी संपत्तियां हैं। अधिकारियों का भी वो जिक्र कर रहे हैं। क्या भाजपा केंद्रीय एजेंसियों से इसकी जांच करवाने की? देखिए, इस सारी चीज को लेकर के अभी तो कागज आ रहे हैं, कई जगह से आ रहे हैं, अब दौर शुरू हो गया है। चाहे अधिकारी हैं, चाहे नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, खूब बड़ी भरमार मच गई है, और हमने कभी कल्पना नहीं की थी। सच कह रहा हूं कि वर्तमान मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मुझे लगता था कम से कम ये स्थिति नहीं होगी हिमाचल प्रदेश में। ये लूटपाट की स्थिति हिमाचल प्रदेश में जो नेताओं और मंत्रियों, नेताओं के साथ साथ में जो अधिकारियों ने शुरू की है, इसकी उम्मीद नहीं थी, ना प्रदेश को थी ना हमको थी। लेकिन सचमुच में अफसोस है कि ये दौर हिमाचल प्रदेश में अलग ही तरह का दौर। भाजपा जांच करवाएगी या फिर शिगुफे शिगुफे छोड़ने का प्रश्न नहीं पैदा। हम जांच का जब दौर आएगा तो करेंगे। जो इनपुट दिया था सर, उस पे आप क्या कहेंगे? क्या पुलिस से साझा करेंगे? नहीं, मैंने जो बात कही, क्योंकि मैं उस परिवार से पहली बार मिला इस घटना के पश्चात, लोगों से भी, और बाकी उनके जो परिवार के सदस्य जो कल वहां पर मौजूद थे नेरचौक मेडिकल कॉलेज में, पोस्टमार्टम जब चल रहा था तो हम उनके साथ थे। उन्होंने जो बात कही है उसके आधार पर मैंने बात की, जो आशंका परिवार के लोगों ने जाहिर की है, मैंने वो बात कही है। बाकी जो इनपुट आएगा उस सारी चीज को लेकर के जानकारी कुछ मिलेगी तो हम निश्चित रूप से उसको शेयर करेंगे। जिस तरह से आपको लगता है कि जो व्यवस्था चल रही है अभी, जो व्यवस्था में लोग हैं, नौकरशाही है, क्या आपको लगता है कि पर्सनल स्कोर्स सेटल किए जा रहे हैं, इसीलिए कानून व्यवस्था जो है वो हाशिए पर चल? एक झटके में अगर मुख्यमंत्री चाहे तो विराम दे सकते हैं कार्रवाई करके, लेकिन मुख्यमंत्री की व्यवस्था है कि कार्रवाई वो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये सारी चीजें घटित हो रही हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष का ये कहना, बेटियां सुरक्षित नहीं है, आपके विपरीत? हाँ, निश्चित रूप से इस बात को लेकर के उसने जो बात कही है उसका संज्ञान मुख्यमंत्री को लेना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में बेटियां कहां सुरक्षित है? मैंने आपको सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स के जो है वो आपको डेट वाइज कुछ का डेट का जिक्र करते हुए मैंने बताई है। कितनी घटनाएं सिर्फ महिलाओं की, इसके बाद बाकी घटनाएं
जंगल कट रहे हैं, नेता का संरक्षण उसमें है, वो सारी चीजों को लेकर के मैंने जिक्र नहीं किया। गोली वहां पर बर्थडे पर चल रही है ऊना में, वहां पर आदमी की, नौजवान की एक की मृत्यु मौके पर होती है, तलवारों से शरीर काट दिए जाते हैं, वो हॉस्पिटल में चल रहे हैं, जिंदगी भर के लिए वो अपाहिज हो गए हैं। उन बातों का जिक्र नहीं कर रहा हूं। खनन माफिया किस प्रकार से धंधा कर रहे हैं, इन बातों का भी मैं जिक्र नहीं किया। आज मैंने सिर्फ महिलाओं के ऊपर जो वहां हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जो क्राइम रेट जो इंक्रीज हुआ है अगेंस्ट वुमेन, ये सचमुच में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अपराध की घटनाएं हमारी माताओं बहनों के प्रति जिस प्रकार से बढ़ी हैं हिमाचल प्रदेश में, आज मैंने सिर्फ उस पर ही जिक्र किया है। जिस तरह से कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, आपने एक लंबी मर्डर की लिस्ट भी गिनवाई, गोलियों की जिक्र हुआ, हत्याकांड का जिक्र हुआ, आप पुलिस के आला अधिकारियों का रोल किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपने तो रील बनाने का भी जिक्र किया अधिकारियों के। तो मैं इस बात को कह रहा हूं कि वो ये वॉकथॉन हो रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या है अल्टीमेटली? क्या आप स्पेसिफिक हो करके जब इंफॉर्मेशन आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो एक उन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश में जो स्क्रीनिंग की है उसमें 25,000 बच्चे जो है वो चिन्हित किए हैं जो नशे का सेवन करते हैं। ये हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा नंबर है। आपने चिन्हित तो कर दिया, उसके बाद फिर आप कार्यवाही उसमें क्या करने वाले हैं? और जो पुलिस के अधिकारी के बारे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री को खुश करके पद पर कुछ लोग बने रहना चाहते हैं, कुछ लोग अपना प्रमोशन चाहते हैं, उन्हीं सारी चीजों के दौर में जो है रीलें बन रही हैं, रीलें चल रही हैं। उनकी जो काम है उनका उस काम को करना चाहिए उनको। सही बात तो यह है कुल मिलाकर के। डेफिनेटली दे आर रिस्पॉन्सिबल, उनकी जिम्मेवारी सुनिश्चित करनी चाहिए। और मुझे इस बात को लेकर के दुख है कि ना नेतृत्व तो यहां पर जिम्मेवार है, जिम्मेवारी के साथ काम कर रहा है, ना ही अधिकारी। इस मामले में मुख्यमंत्री ने आज कहा कि डीसी से पुनः जांच के आदेश उन्होंने पूरे मामले में दिए हैं। कैसे, किस मामले में? का मामला चल रहा है सोलन का, उसमें डीसी से पुनः जांच के आदेश उन्होंने दिए। नहीं, जांच के आदेश दिए हैं तो आप विधानसभा के अंदर उस वक्त जब हम पूछ रहे थे उस सारे मामले को लेकर के, उस वक्त क्यों मुकर गए थे? सब जानकारी है मुख्यमंत्री को, सारी जानकारी, अधिकारियों के बारे में सारी जानकारी। बोलते मुझे जानकारी नहीं है, तो आप कब तक जो है वो बिना जानकारी के रहेंगे? और बिना जानकारी के अगर प्रदेश का मुखिया है, प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जिनको जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है, तो आप अपने पद पर रहने के योग्य नहीं है। फिर मुख्यमंत्री रहते हुए आपको अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, या तो आप पर्दा डाल रहे हैं। अगर जानकारी नहीं है तो मुझे लगता है कि इस पद पर रहने का आपको हक नहीं है। फिर सर, विधानसभा चुनावों में 1.5 साल का समय रह गया, भाजपा इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या आगामी रणनीति रहेगी? हम चल पड़े हैं, हम आंदोलन शुरू कर चुके हैं। जो सरकार की जन विरोधी नीति है उनके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में शुरुआत हो गई है और आने वाले समय में ये प्रदर्शन और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बस इतना है हमारा। सर, मुख्यमंत्री ने जब कार्यवाहक व्यवस्था शुरू की थी, उन्होंने कहा था कि जो अधिकारी अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे उनको हम हटा देंगे, इसलिए ये कार्यवाहक व्यवस्था शुरू की गई है। जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी पर सवाल उठ रहे, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री को इनको पदों से हटा देना चाहिए? देखिए, मैं इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी की बातों पर तो भरोसा अब कोई प्रदेश के अंदर करता ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उनको झूठ बोल करके अपना उनने जो है वो अपनी, जिसको कह सकते हैं कि फजीयत की है पूरे हिमाचल प्रदेश में, लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में, लोगों के जुबान पर, कि इस नेतृत्व का भरोसा ही कोई नहीं है। क्योंकि सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, विधानसभा के अंदर कुछ कहते हैं, जनसभा में कुछ कहते हैं, प्रदेश के अंदर कुछ कहते हैं, देश के अंदर कुछ और कहते हैं। तो इसलिए भरोसा ही नहीं, इसलिए उनकी बात को अब कोई गंभीरता से लेता ही नहीं है। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।